A very warm welcome to this session, my dear friends. इस सेशन में हम कैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके मॉड्यूल ए चैप्टर 1 एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले. सो एज यू नो दिस इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज जहां पर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके साथ उसके कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द एग्जाम. ओके, तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक्सचेंज रेट्स वाले कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू फॉरेक्स डीलिंग रूम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये सब प्रीवियस सेशंस में. तो इस सेशन में हम आरबीआई और फेडाई के गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट फॉरेक्स अरिथमेटिक इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, तो आरबीआई के गाइडलाइंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. वी हैव सीन किस तरीके से आरबीआई का रोल है with respect to forex dealing room, क्या categories of authorized dealers है, what are the guidelines here. ठीक है, तो अब हम फेडाई यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके जो गाइडलाइंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में वो हम देखेंगे फॉरेक्स बिजनेस में. तो ऑब्वियसली ये जो फॉरेक्स बिजनेस है इसको बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की और इसे अच्छे से जो है चलाने की जरूरत है. तो आरबीआई तो जंप इन कर चुका है, लेकिन एक और बॉडी को बनाया गया है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं. तो एज यू नो देयर आर वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज. तो आरबीआई एक पार्टिसिपेंट है और अदर पार्टिसिपेंट इज द फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स. ठीक है, तो ऑथराइज डीलर्स भी इन्हें कहा जाता है और इनके बीच का एक इंटरफेस होने की जरूरत है, यानी कि सारे के सारे डीलर्स जो है आरबीआई के साथ अपने एक्सचेंजेस करते हैं ऑफ वेरियस क्वेरीज एंड थिंग्स रिपोर्ट्स. बट इन सभी के कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं या फिर कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स होते हैं. उन सभी को फुलफिल करने के लिए वी हैव अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्यार से फेडाई कहते हैं. ठीक है, तो इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट बॉडी है. 1958 में इसको बनाया गया था आरबीआई के अप्रूवल से, राइट. तो इट एक्ट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब एक बीच का हम कह सकते हैं, इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं, राइट. तो ये क्या करता है, जिस तरीके से कोई भी जो इश्यूज है, लेट्स से एक कंपनी है, उसकी टॉप मैनेजमेंट है और सारे वर्कर हैं. ठीक है, वर्कर्स सारे के सारे एकदम से धमक पड़ेंगे मैनेजमेंट पे, तो दैट वोंट बी द राइट थिंग, इजंट इट, कि कोई चीज उन्हें मनवानी है तो उनका एक यूनियन बनता है और उस यूनियन के एक हेड होते हैं. तो सारे हेड्स जो हैं वो जाकर मिलते हैं, ओके, मैनेजमेंट से, एंड ये वर्कर्स के जो भी इश्यूज है उनको कन्वे करते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर फेडाई का क्या काम है, ये जो हेड्स है ये वर्कर्स को ट्रेन भी करते हैं, इनको इनसे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं. सो दैट इज व्हाट फेडाई डज. ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन है वो तो हम देखेंगे. द मेन पर्पस इज टू टेक द फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक्स एसोसिएशन. तो एक्सचेंज बैंक्स एसोसिएशन ये पहले था, इसके सारे फंक्शंस फेडाई अब ले चुका है. डीलिंग किस किस के बीच में करता है, ऑथराइज डीलर्स, फॉरेन एक्सचेंज से जो रिलेटेड है, पब्लिक जो भी फॉरेक्स से रिलेटेड डील कर रही है, फॉरेक्स ब्रोकर्स, आरबीआई, एफआईएमएमडीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन. ठीक है, अब फंक्शन देख लेते हैं. प्रिस्क्राइब्स गाइडलाइंस. तो फर्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को प्रिस्क्राइब करता है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है उनसे रिलेटेड. डिलीवरी डेट्स, हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्स, ट्रांजिट पीरियड, ये सब. और सारे ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं, जो भी इंडिया में हैं ऑथराइज्ड, उन सभी को फेडाई का मेंबर माना गया है. इट एडवाइजेस आरबीआई ऑन द मार्केट रिलेटेड इश्यूज. ठीक है, आरबीआई को मार्केट रिलेटेड कोई इश्यूज है और उनको रिजॉल्व करना है फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड, तो ये एक एक्सपर्ट बॉडी की तरह भी काम करती है. ओके, एंड वी कैन सी देयर इज मोर रोल ऑफ फेडाई. तो इट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इंटरफेस बिटवीन ऑथराइज्ड डीलर्स एंड आरबीआई. फिर इशूइंग गाइडलाइंस, ये चीज हम अभी देख चुके हैं. आर्टिकुलेटिंग इफेक्टिवली इंडियाज व्यू पॉइंट. अगर ये इंटरनेशनली इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड व्यू पॉइंट है उसको भी पूरे दुनिया के जो ऑर्गेनाइजेशन उनके सामने रखने में ये काफी ज्यादा कामयाब है. प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ये ट्रेन भी करता है सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स से रिलेटेड मेंबर बैंक्स को. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा वर्कर्स को ट्रेन करना एंड ऑल, तो फेडाई जो है सारे मेंबर बैंक्स को ट्रेन करता है और किस तरीके से कौन से इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब कौन से जो है ऑथराइज्ड है कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में अपना रोल निभा सके, उनको एक्रेडिट करने का काम फेडाई का है. यानी कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज केपेबल एंड ऑथराइज्ड टू डू दिस वर्क.
विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स, तो वो चीज है। मॉनिटरिंग द ब्रोकिंग एक्टिविटीज, मॉनिटर भी करता है, अरे चलो ये ब्रोकरेज कर रहे हैं लेकिन ये ब्रोकिंग एक्टिविटीज सही कर रहे हैं या नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंचमार्क रेट्स, ठीक है, बेंचमार्क डिफरेंट रेट्स हैं, उन सभी को एडमिनिस्ट्रेट करने का काम पढ़ाई का है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो काफी सारे हमने फंक्शन देख लिया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एसोसिएटिंग विद आरबीआई विद रिस्पेक्ट टू वेरियस थिंग्स जो हम देख चुके हैं, एसोसिएटिंग विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनली भी एसोसिएट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के डेवलपमेंट, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के इम्प्रूवमेंट और फॉर्मुलेटिंग यूनिफॉर्म रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर ऑथराइज्ड, ठीक है। तो अब ये जो गाइडलाइंस हम कह रहे हैं जो फेडाई ने फॉर्मुलेट किए हैं फॉर द ऑथराइज्ड डीलर्स एंड वेरियस अदर एंटिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उनको देख लेते हैं। तो द फर्स्ट गाइडलाइन, ये गाइडलाइंस रूल्स के तरीके से दिया हुआ है विच हैज टू बी फॉलोड बाय डिफरेंट एंटिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फर्स्ट रूल क्या है, व्हाट आर द आवर्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पर ठीक है, 9 AM to 5 PM आर द आवर्स ऑफ बिजनेस। कस्टमर ट्रांजैक्शन बियॉन्ड मार्केट आवर्स वो भी परमिट किया जा सकता है, क्रॉस करेंसी पर्सन आउटसाइड इंडिया एंड इंडिविजुअल्स इनसे रिलेटेड। देन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हैं, जहाँ पर सैटरडे संडे हॉलीडेज ये सारे जो हैं उनको इन डेज पर भी किया जा सकता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को, राइट। द सेकंड रूल एंड थर्ड रूल जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं आपको एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन रिलेटेड रूल्स बता दे रहा हूँ। सिमिलर रूल्स आर विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन जब किए जा रहे हैं, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड यानी कि नॉर्मल जो मूवमेंट का पीरियड है, तो इसके दो तरीके के हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो मूवमेंट है ऑफ दिस फॉरेन करेंसी एंड ऑल, 25 डेज का टाइम दिया गया और उसको एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन दिया गया साइड बॉल्स करके। तो एनटीपी साइड बॉल्स अगर इंडियन नेशनल रुपीज से रिलेटेड है तो वो ट्रांजैक्शन जहां पर आईएनआर इन्वॉल्व है तो वो ट्रांजैक्शन 20 डेज में हो जाना चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट टेलीग्राफिक ट्रांसफर, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये ट्रांसफर हो गया, एंड देन रीइंबर्समेंट जो इससे रिलेटेड है, लेटर ऑफ क्रेडिट का से रिलेटेड चीजें हम आगे देखेंगे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि हम कह सकते हैं एक बायर वो इश्यू करता है कि भाई जो भी सेलर है उसका जो पैसा है, सेलर अपने गुड्स ट्रांसफर कर दे लेकिन उसका पैसा मैं बाद में दूंगा, और इससे रिलेटेड गारंटी एक बैंक लेता है। तो वो बैंक गारंटी जो है उसे एक तरीके से हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ऑल्दो बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट टोटली सेम नहीं है, बट दे हैव द सिमिलर फंक्शन, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट के डिफरेंट चीजें हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे वेरी क्लियरली। तो यहाँ पर एक तरीके की गारंटी, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का जो ट्रांसफर है, और यहाँ पर ये जो सेलर है उसे कई बार जो है एक तरीके से बीच में पेमेंट मिल जाती है एज सून एज अ बायर पेज फॉर इट, ठीक है। तो ये जो पेमेंट है ये बैंक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बायर का बैंक है, ये सेलर का बैंक है, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट को चेक करता है, फिर एडवाइस करता है, सो इट इज कॉल्ड द एडवाइजिंग बैंक एंड ऑल। तो ये बैंक द्वारा किया जाता है। तो ये बैंक जो है किसी और बैंक को कह सकता है कि आप जो है पेमेंट कर दो एंड लेटर ऑन आई विल पे यू, तो ये रिइंबर्समेंट कहलाता है, रिइंबर्सिंग बैंक। तो रिइंबर्समेंट टू बी क्लेम्ड इन 5 days ऑफ हैंडलिंग एक्सपोर्ट बिल। तो रिम्बर्समेंट जो है, रिम्बर्सिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक से अपने पैसे वापस मांगेगा, तो रिम्बर्सिंग बैंक जो है वो क्लेम कर सकता है विद इन 5 days ऑफ एक्सपोर्ट बिल, या फिर वेरियस अदर रिम्बर्समेंट यहाँ पर 5 days में क्लेम किए जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पर लगता है एक्सपोर्ट बिल का रियलाइजेशन, यानी कि ये जो कई बार बायर जो है लेट्स से 5 days में पे कर देगा, बट ये 5 days में पे नहीं कर रहा है, लेट कर रहा है, तो उस पर क्या होगा, रिटर्न इंटरेस्ट जो है लगेगा, एक्स्ट्रा मनी आपको पे करना पड़ेगा। और अगर बिल को डिसऑनर किया जाता है, ठीक है, लेट्स से आप या तो आप अर्ली पेमेंट कर दोगे, 4 days में पेमेंट कर दिया बायर ने, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट है उसको माफ कर दिया जाएगा फॉर द 5th day ऑब्वियसली। इफ यू आर डिसऑनरिंग दैट इन 5 days नहीं 10 days में आप पे कर रहे हो, तो 5 days एक्स्ट्रा जो भी लगा है उसका इंटरेस्ट पेमेंट जरूर करना है, सो दैट इज द थिंग। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि जो भी स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, उनको फॉलो करना है, एंड वॉट एवर ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग एक्सचेंज रेट रिलेटेड और फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, उन सभी को काफी क्लीन रखना है।
These are called rule 4 is with respect to clean instruments. तो what are those? execution of inward remittance. inward remittance आ गया है बैंक के पास पड़ा हुआ। अब ये बैंक के पास से पैसा जो है फॉरेन से पैसा जो है वो कस्टमर के पास जाने के लिए 7 days के अंदर अंदर सरेंडर फॉरेन एक्सचेंज टू द बैंक विद इन 7 days। ठीक है, ये चीज। इसके बाद कंपनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट्स। तो लेट्स से कई बार क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली ये पर्सन के पास आता है किसी और तरीके से, तो ये बैंक के पास ले जाकर उसे जो है रुपीस में कन्वर्ट करता है। तो दैट हैज टू बी हैपनिंग विद इन 7 days। कंपनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट, लेट्स से किसी तरह का पेमेंट है, जैसा मैंने बायर वाला बताया आपको, तो उसके लिए कंपनसेशन विद इन 2 days जो है, जो भी मेच्योरिटी डेट है उसके बाद विद इन 2 days द पेमेंट हैज टू बी डन, एंड द कंपनसेशन इज 2% इंटरेस्ट ओवर द सेविंग्स बैंक अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उससे एक्स्ट्रा 2% लिया जा सकता है। कंपनसेशन फॉर एडवर्स एक्सचेंज रेट्स। एडवर्स एक्सचेंज रेट्स है तो बैंक्स अपने हिसाब से कस्टमर्स को कंपनसेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स ने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है और फिर $1 के ऊपर 80 रुपीज पे, अब क्या हो रहा है, ये 120 रुपीज हो गया। तो ऐसे में अगर किसी तरीके से कस्टमर को लॉस हो रहा है, तो अगर बैंक की पॉलिसी है कि कस्टमर को इस एक्सचेंज रेट के वेरिएशन से बचाया जाएगा, तो बैंक हैज टू डू दैट। एंड जिस तरीके से वॉस्टर अकाउंट एक बैंक का है, वहां से दूसरे बैंक को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर करते समय A3 फॉर्म को सबमिट करना होता है विद इन 5 days ऑफ द ट्रांसफर, वरना 1000 रुपीज फाइन लगता है पर डे। ठीक है, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफर कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज, तो ये पैसे ट्रांसफर करने के साथ साथ यू हैव टू सबमिट द A3 फॉर्म। एक तरह का फॉर्म है ये, फॉर्म को 5 days के अंदर अंदर सबमिट करना है, इससे ज्यादा लेट नहीं। अगर लेट हो रहा है तो 1000 रुपीज फाइन पर डे का लगता है। देन फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड यहाँ पर रूल है, पीरियड ऑफ डिलीवरी लेस देन 1 month मोस्टली ऑप्शंस में होना चाहिए। एंड डिलीवरी अगर की जा रही है तो डेट ऑफ डिलीवरी अगर कंपलसरी हॉलीडे, यानी कि आपको पता है पहले से कि ये दिन जो है हॉलीडे होगा, जैसे 15 अगस्त है इंडिया में हॉलीडे है, तो उस दिन अगर फॉरेक्स आ रहा है तो इट हैज टू कम ऑन 14। ठीक है, एक दिन पहले, इफ यू नो अबाउट द हॉलीडे। इफ वो सडन हॉलीडे है, लेट्स से कोई सडन त्रासदी आ गई, कुछ हो गया, तो बैंक की हॉलीडे है, तो ऐसे में द मनी हैज टू कम आफ्टर, जस्ट आफ्टर दैट डे। ठीक है, लेट्स से 14 फेब को कुछ हो गया तो 15 फेब को द मनी हैज टू कम, राइट। तो दैट इज द थिंग। सिक्स्थ रूल यहाँ पर है अर्ली डिलीवरी एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन से रिलेटेड। तो लेट से किसी चीज का अर्ली डिलीवरी यानी कि पेमेंट अर्ली हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अपने हिसाब से उस के साथ डील कर सकता है, एंड कस्टमर के साथ मेनली ये सेटलमेंट जो है वो करना होगा। अर्ली डिलीवरी अगर एक्सटेंड किया जा रहा है तो बैंक की पॉलिसी या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो भी कस्टमर ने कर रखा है उसमें दिया हुआ है कि हाँ एक्सटेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, देन बैंक अपने पॉलिसी के हिसाब से इस चीज से डील कर सकता है। कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो कस्टमर के साथ डील करना होगा बैंक को। देन बिजनेस इंटरमीडियरीज यहाँ पे अलग अलग तरीके के हैं, और फेडाई इन सभी को जो है क्रेडिट एंड ऑथराइज आरबीआई करता है, एक्रेडिट करता है, ये मैंने आपको बताया था ना। तो कौन को किसको किसको एक्रेडिट करता है, एक्सचेंज ब्रोकर्स को, मल्टी बैंक पोर्टल्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम्स एक्सेट्रा को ये एक्रेडिट करता है। क्रेडिट करने का मतलब इट जस्ट टेल्स कि दीज पीपल आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन एंड दे आर आल्सो, उनको जो है ऑथराइजेशन भी दी गई है। ठीक है, तो एक्सचेंज ब्रोकर्स, मल्टी बैंक पोर्टल्स, अलग अलग पोर्टल्स है, ऑनलाइन पोर्टल्स है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम्स है, यूएम्स, ये सब एक्रेडिट होते हैं फेडाई के द्वारा। ठीक है, फेडाई इनको एक्रेडिट करता है कि दीज आर केपेबल एंड दे आर वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज। अब ये जो मल्टी बैंक पोर्टल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम्स हैं, इनको आरबीआई ऑथराइज भी करता है, और आरबीआई का ऑथराइजेशन मैंडेटरी है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम्स पे काफी सारा डेटा आएगा और आरबीआई को वो सब जो है उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह मेंटेन करने होंगे, तो आरबीआई का ऑथराइजेशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। और जो भी फेडाई का कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सारे बिजनेस इंटरमीडियरीज को फॉलो करना होगा। देन नेक्स्ट वन इज इंटर बैंक पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स। तो यहाँ पर इंटर बैंक, एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में अगर पेमेंट सेटलमेंट है, तो उसमें अगर डिले हो रहा है, किसी भी पेमेंट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो डेट है उससे डिले हो रहा है, तो जितना भी नंबर ऑफ डेज है उस पे 2% जो भी बेंचमार्क रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उससे ज्यादा 2% एक्स्ट्रा जो है
लेना पड़ेगा इंटरेस्ट इस पे, ठीक है। देन बैक वैल्यूएशन यानी कि 1 डे लेटर देन मैच्योरिटी डेट अगर कोई चीज रिसीव हो रही है इन इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, इसको इस चीज को जो है 15 डेज बिफोर मैच्योरिटी जो है क्लेम करना होगा कि ये जो है लेट हो गया है, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि इस चीज को पहले से अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ एक पर्टिकुलर डेट, राइट, इन द कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी दिया हुआ है, बट आप चाहते हो कि 1 डे लेटर ये हो, 2 जन को हो, और 1 जन को हम लोग बाहर घूमने जाएंगे ये वो, तो 2 जन को डिलीवरी हो। तो इसके लिए आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज करना है तो एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू क्लेम दिस, ठीक है। और इस चीज को एग्जीक्यूट करना है बाय विद इन 2 डेज कि कंफर्म और ये सब, 2 डेज बिफोर मैच्योरिटी अगर ये चीज हो रहा है तो देन इसे कंफर्म कर देना है एंड इसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। रजिस्टर सारे के सारे बैंक्स को जो भी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन सेटलमेंट कर रहे हैं सीसीआईएल के साथ रजिस्टर करना होता है, ठीक है। हुई सीसीआईएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इन्हीं सारे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक ग्लोबल कोड को जो है लाया गया था और लंदन में इससे रिलेटेड मीटिंग जो है हुई थी। तो इस ग्लोबल कोड का मेन एम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिसेस एंगेजिंग लोकल पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेक्स एंड प्रमोटिंग हेल्दी एंड डिसिप्लिन्ड डीलिंग रूम ट्रेडिंग, ये सारे जो है मेन एम्स है इस ग्लोबल कोड के। Okay, so these are the things related to the RBI FEDI guidelines. In the next session, we'll discuss the next things. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. Which among the following is one of the functions of Foreign Exchange Dealers Association of India prescribes guidelines and rules for market operations, merchant rates, delivery rates, handling of export and import bills, transit period. All authorized dealers are members of FEDI. It advises RBI on market related issues. तो एज यू कैन सी ये सारे गाइडलाइंस देता है, ऑथराइज डीलर्स इसके मेंबर्स हैं, एंड आरबीआई रिलेटेड आरबीआई जो है मार्केट रिलेटेड इश्यूज है तो इससे एडवाइस लेता है. ऑल द थ्री आर करेक्ट, सो डी 1 2 and 3 इज द right answer. I hope you enjoyed the session. All the best for your preparation. If you have any other queries, you can always call us on 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर अपना मेल भी आप ड्रॉप कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं by dropping the mail here, या फिर you can also let us know in the comment section. All the best. Thank you.